Good morning, class. Today we will start a new unit, that is Unit 5 for the subject Energy Conservation, and the name of the unit is Lighting and DG Systems, as you can see in the slide. So first of all, in this lecture, we will discuss about the basic units of this lighting, that is lux, lumen, and lumen efficiency, and after that luminaire. So all these four we will discuss here. What is lux? लक्स और मीटर कैंडल, ये एक यूनिट है, यहाँ वो बता रहा है, आप देख सकते हैं, दिखाई भी दे रहा है। उसकी डेफिनेशन वो कहती है लक्स या ल्यूमिनस फ्लक्स। ये जो लक्स नाम है ये आया है ल्यूमिनस फ्लक्स से। तो लक्स, it can be defined as a luminous flux falling per square meter area from the source of one candle power and placed 1 meter away from the surface, the rays being perpendicular to the surface। ठीक है, यहाँ पे वो बता रहा है, समझा रहा है ल्यूमिनस फ्लक्स या लक्स क्या है। वो क्या है, जितने एक स्क्वायर मीटर पे अगर हम एक कैंडल की पावर को रखें 1 मीटर की दूरी पर, और अगर रेस परपेंडिकुलर हो उस सरफेस के, तो जितनी इंटेंसिटी उसके ऊपर आएगी वो एक लक्स कहलाती है। ये उसने यहाँ पे बात बताई। दूसरी डेफिनेशन में बताता है, दूसरे इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज इल्यूमिनेशन ऑफ द इनसाइड ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एक स्फीयर लें, हॉलो स्फीयर लें जिसका रेडियस 1 मीटर है, और अगर उसके सेंटर में एक कैंडल रखें, एक कैंडल पावर रखें, जो क्या है 1 कैंडल पावर रखें, तो जो इंटेंसिटी आपको मिलेगी वो क्या है, इल्यूमिनेशन मिलेगा आपको, वो क्या है 1 कैंडल पावर, या फिर क्या है लक्स कहलाएगा, लक्स या मीटर कैंडल कहलाएगा, लक्स और मीटर कैंडल कहलाएगा। तो इसको फॉर्मूले में हम कैसे दिखाते हैं, ल्यूमेन अपॉन स्क्वायर मीटर, ल्यूमेन अपॉन स्क्वायर मीटर। ठीक है, मीटर स्क्वायर आप देख सकते हैं, और ल्यूमेन ऊपर उसके लिए उसने बताया है। अब ल्यूमेन क्या है, व्हाट इज ल्यूमेन, इट इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स, ये फ्लक्स का यूनिट है, एंड मे बी डिफाइंड एज ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मतलब वो 3D फिगर है, सॉलिड एंगल फ्रॉम अ सोर्स ऑफ 1 कैंडल पावर। अगर आप एक ऊर्जा का स्रोत रख रहे हैं जिसके अंदर 1 कैंडल पावर है, तो क्या है ल्यूमिनस फ्लक्स को आप डिफाइन कर सकते हैं, क्या डिफाइंड है ल्यूमिनस फ्लक्स पर सॉलिड एंगल, एक सॉलिड एंगल में कितना कैंडल पावर आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, ल्यूमेंस क्या है, इज इक्वल टू कैंडल पावर इनटू सॉलिड एंगल, कैंडल पावर इनटू सॉलिड एंगल। यहाँ पे उसने वही डिनोट किया है, आप देख सकते हैं, ल्यूमेंस कैंडल पावर इनटू ओमेगा से दिखाते हैं सॉलिड एंगल, तो ओमेगा है वहां पे। द टोटल फ्लक्स एमिटेड बाय अ सोर्स ऑफ 1 कैंडल पावर इज, ये स्टैंडर्ड है, उसने बताया जो टोटल फ्लक्स एक कैंडल पावर से हमें मिलता है वो होता है 4 पाई ल्यूमेंस, 4 पाई ल्यूमेंस। ओके, now we move on to luminous efficacy. This is the ratio of luminous flux emitted by a lamp to the power consumed by the lamp। ये रेशियो है, ये अनुपात है ल्यूमिनस फ्लक्स का, कितना ल्यूमिनस फ्लक्स हमें एक लैम्प से मिलता है और कितनी पावर वो कंज्यूम करता है। इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी कन्वर्जन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट फॉर्म। ये क्या है, ये रिफ्लेक्शन है, ये बताता है कितनी एफिशिएंसी है जब अगर हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को लाइट के फॉर्म में, लाइट में बदलते हैं तो। ठीक है, लिखा है 1 मीटर बट अपॉन वो पावर, पावर का उसने यूनिट बताया, पावर कंज्यूम्ड इज डब्ल्यू, वाट्स। इट इज डिनोटेड इन बाय डब्ल्यू, दैट इज वाट्स। नाउ द लास्ट वन इज ल्यूमिनियर। Luminaire is a device that distributes, filters, or transforms the light emitted from one or more lamps. The luminaire includes all parts necessary for fixing and protecting the lamps except the lamp themselves. ये उसने बताया ल्यूमिनस एक डिवाइस है जो डिस्ट्रीब्यूट करती है, फिल्टर करती है, बदलती है किसी लाइट को जो हमें मिल रही है एक या एक से ज्यादा लैंप या लाइट सोर्सेज से। इसके अंदर सारे पार्ट जो हमें जरूरत होते हैं काय के लिए, फिक्सिंग लगाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए लैंप्स के, वो सब आते हैं। In some cases, luminaires also include the necessary circuit auxiliaries, जो सर्किट की आवश्यकताएं हैं, together with the means for connecting them to the electric supply। इलेक्ट्रिक सप्लाई से जोड़ने के लिए किन किन माध्यमों की जरूरत पड़ती है वो भी ल्यूमिनेयर्स के अंदर आते हैं, luminaries। The basic physical principles used in optical luminary are
रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये आपने सुना होगा वगैरह। ये बेसिक जो बेसिक फिजिकल प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक सिद्धांत हैं, वो हैं ऑप्टिकल ल्यूमिनियर के अंदर। वो रिफ्लेक्शन है, एब्जॉर्प्शन है और रिफ्रैक्शन है। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज now I have sent you the syllabus of this unit. The syllabus of this unit is about the next topic in this lighting and DG system is types of lamps. So in this slide, first of all, we will discuss about the electric lamp. ठीक है, आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक लैंप, ये बल्ब के बारे में बात कर रहा है, उसके बारे में बताएगा। तो यहाँ पे हमें विभिन्न तरीके के लैंप्स के बारे में पढ़ना है, यहाँ पे वो बता रहा है। ये क्या है, ये एक लाइट सोर्स होता है, उसने वही बात बताई, आप देख सकते हैं यहाँ पे। द The electric lamp light sources are usually divided into two classes: incandescent sources and luminant sources। वगैरह लाइट सोर्सेज को दो भागों में विभाजित किया जाता है, incandescent sources और luminant sources। As in incandescent sources is one which emits light solely because of its high temperature। incandescent sources वो होते हैं जो लाइट देते हैं अपने ज्यादा ताप के कारण, ज्यादा टेम्परेचर के कारण। एग्जाम्पल टंगस्टन लैम्प, जैसा कि टंगस्टन लैम्प इसका एग्जाम्पल होता है। टंगस्टन लैम्प मतलब जो बल्ब आप देखते हैं घरों में, हम बल्ब लगाते हैं, बल्ब होते थे पहले जो यूज किए जाते थे, वो टंगस्टन लैम्प का क्या है, एग्जाम्पल है। Whereas a luminescent source emits light due to ionization and excitation। आयोनाइजेशन और एक्साइटेशन मतलब उसके अंदर से क्या इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, इस तरीके से, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के ऊपर निर्भर नहीं करते। जैसे कि मरकरी वेपर लैंप, नियॉन लैंप, सोडियम वेपर लैंप एंड फायरफ्लाई, ये उसने बताया। ये क्या है, ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं ल्यूमिनिसेंट सोर्सेस के। These source usually radiate only at certain wavelength। ये सोर्सेज, ये स्रोत जो हैं लाइट के, वो काम करते हैं एक निश्चित वेवलेंथ पे। टंगस्टन लैम्प के बारे में पढ़ेंगे, पहले उसने बताया जो टंगस्टन लैम्प जो कि एक इनकैंडेसेंट सोर्स है। It has been observed that black body is the most efficient radiator as it emits energy at every wavelength। वो कह रहा है कि जो ब्लैक बॉडी है या कोई ब्लैक चीज है, वो क्या है, सबसे ज्यादा एफिशिएंट रेडिएटर मानी जाती है, क्योंकि वो क्या है, एनर्जी को रेडिएट करती है या एमिट करती है, देती है हर एक वेवलेंथ पे। अ ब्लैक बॉडी व्हेन हीटेड टू 6250 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हम किसी ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं 6250 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो मैक्सिमम एनर्जी क्या है, एमिट करती है, मैक्सिमम अधिकतम एनर्जी क्या है, देती है विद इन द विजिबल स्पेक्ट्रम, उस विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर जो हमें दिखाई देता है। इवन दो इट इज नॉट पॉसिबल टू रियलाइज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, लेकिन फिर भी क्या है, एक परफेक्ट या एक 100% परफेक्ट ब्लैक बॉडी हमको नहीं मिल, पॉसिबल नहीं है या नहीं होती। द मटेरियल यूज फॉर लैम्प फिलामेंट्स अप्रोच इट वेरी क्लोजली। वो कह रहा है जो मटेरियल टंगस्टन लैंप में या लैंप्स में इस्तेमाल होता है, लैंप्स के फिलामेंट में इस्तेमाल होता है, वो इसके बहुत पास होता है। अब यहाँ पे उसने बताया कि टंगस्टन की प्रॉपर्टीज क्या है, कुछ कुछ ऐसी होती हैं, तो इसलिए बताएगा टंगस्टन लैंप्स के बारे में। Tungsten, with its melting point at 3500 degrees centigrade, is now universally adopted as a material for incandescent lamps। वो कह रहा है टंगस्टन जो एक मटेरियल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, वो अब सब जगह यूनिवर्सली अडॉप्ट किया गया है इनकैंडेसेंट लैंप्स के लिए। टंगस्टन का यूज मतलब किया जाता है, टंगस्टन इस्तेमाल किया जाता है इनकैंडेसेंट लैंप्स के लिए, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। द सेफ वर्किंग टेम्परेचर ऑफ सच अ फिलामेंट इज अबाउट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। वो कह रहा है इसका वर्किंग टेम्परेचर जो है जिसपे आप इस पे काम कर सकते हैं, वो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब आप इसको ले जा सकते हैं 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब वो आगे कह रहा है, इसमें उसने बताया द कोल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इज अप्रोक्सीमेटली 1/16 ऑफ इट्स हॉट रेजिस्टेंस। देखिए इस लाइन का मतलब है, वो कह रहा है जब वो कोल्ड होता है, जब फिलामेंट, जब टंगस्टन फिलामेंट कोल्ड होता है, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो उसके हॉट रेजिस्टेंस की तुलना में उसका 16वां भाग होती है। 1/16 ऑफ इट्स हॉट रेजिस्टेंस, जितनी रेजिस्टेंस हॉट टंगस्टन की होगी उसकी 1/16, 1/16 होगी कि उसकी रेजिस्टेंस जब वो ठंडा होगा, जब वो कोल्ड रेजिस्टेंस पे होगा। ये बात उसने यहाँ बताई है।
द फिलामेंट रेजिस्टेंस इंक्रीजेज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, क्षणों के हिसाब से। वो कह रहा है इस फिलामेंट की, इस टंगस्टन फिलामेंट की रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है क्षणों में, अबाउट 0.2 सेकंड्स में उसकी रेजिस्टेंस क्या है, बढ़ जाती है, वो कह रहा है। एंड इनर्ट गैस, एक इनर्ट गैस का हम इस्तेमाल करते हैं यूजुअली कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड आर्गन, नाइट्रोजन और आर्गन का मिश्रण जो होता है इसका हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि बल्ब में क्या है, बल्ब में क्या है, फिल करी जाती है, भरी जाती है, विच रिजल्ट्स इन पॉसिबिलिटी of working the filament at higher temperature without any fear of oxidation and evaporation of the filament। वो कह रहा है जो बल्ब्स होते हैं उनके अंदर एक कॉम्बिनेशन, एक मिश्रण नाइट्रोजन और आर्गन का भरा जाता है उसके अंदर, जिससे कि क्या है, जो टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर से भी उसका फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट जो है वो क्या है, ऑक्सीडाइज नहीं होता और इवेपोरेट नहीं होता, और हम उसको क्या है, यूज कर सकते हैं। ये बात उसने बताई है यहाँ पे, द फिलामेंट गैसेस के प्रेशर के कारण, जो हमने ये फिलामेंट क्या है, ना ऑक्सीडाइज होता है ना इवेपोरेट होता है, ऑन अकाउंट ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। किसके कारण, जो प्रेशर वो गैस के द्वारा लगाया जाता है उस फिलामेंट के ऊपर, इसलिए ना वो फिलामेंट जो है ना वो ऑक्सीडाइज होता है और ना ही इवेपोरेट होता है। ये बात उसने बताई। यूजुअली बल्ब्स विद रेटिंग 40 वॉट्स, यहाँ पे वो कह रहा है साधारण तौर पे जो बल्ब्स 40 वॉट के होते हैं एंड अबव, या 40 वॉट से ऊपर के होते हैं, आर गैस फिल्ड, गैस से भरे होते हैं, इस नाइट्रोजन और आर्गन के मिश्रण से भरे होते हैं। वेयर एज, जबकि जो 40 वॉट से नीचे के बल्ब होते हैं वो क्या है, वैक्यूम टाइप होते हैं, उनके अंदर कुछ नहीं भरा होता, उनके अंदर सिर्फ वैक्यूम रखा जाता है। सिंस द यूज ऑफ गैसेस फिल्ड टंगस्टन लैम्प, lamp, since the use of gas filled tungsten lamp, slight improvements have been made in the design of the filament, such as the use of coiled or helical filament instead of straight wire, and finally a coil filament in which a single helix is coiled again on itself is shown in figure 5.1। वो कह रहा है, ये आपको फिगर में नीचे दिखाया गया है, वो कह रहा है इन फिलामेंट्स को हम सीधा इस्तेमाल नहीं करते, इसकी जगह हम उसको कॉइल्ड या हेलिक्स फॉर्म में या डीएनए की फॉर्म में क्या है, उसको लपेट देते हैं। देखिए मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरीके की कॉइल होती है हेलिक्स शेप में, जो बल्ब के फिलामेंट को बनाती है। बल्ब का फिलामेंट इस तरीके से क्या है, कॉइल्ड होता है या लिपटा हुआ होता है। ये बात उसने बताई है। The coiled coil filament can be worked as a relatively high temperature as a result of output per watt increases and the loss due to convection decreases। वो कह रहा है इसको हम कॉइल करते हैं या इसको हम कॉइल या हेलिक्स स्ट्रक्चर में लाते हैं, इससे फायदा ये होता है कि हमें हाई टेम्परेचर पे भी क्या है, ये क्या है, आउटपुट पर वॉट इंक्रीजेस, उसका क्या है, आउटपुट हमें बढ़ जाता है या ज्यादा आउटपुट मिलता है, और लॉसेस क्या होते हैं, कन्वेक्शन के कारण कम हो जाते हैं। कन्वेक्शन के कारण जो लॉसेस होते हैं इसमें, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर वो क्या डिक्रीज हो जाते हैं। The efficacy in lumens per watt increases as the size of the wattage of the lamp increases। वो कह रहा है एफिकेसी जो है ल्यूमेंस में वो बढ़ जाती है जैसे ही क्या है, वॉटेज बढ़ती है। ठीक है, जैसे ही लैम्प का वॉटेज बढ़ता है तो एफिकेसी जो होती है वो क्या है, बढ़ जाती है। इफ द वर्क वोल्टेज इज मार्जिनली ग्रेटर देन द रेटेड वोल्टेज, अगर जिस वोल्टेज पे हम उसे चला रहे हैं वो उस वोल्टेज थोड़ा भी ज्यादा है, मोर लाइट आउटपुट इज ऑब्टेन्ड, हमें ज्यादा लाइट मिलती है, बट रिजल्ट्स इन, लेकिन इससे होता क्या है, बट रिजल्ट्स इन शॉर्टर लाइफ ऑफ द लैम्प। देखिए लिखा हुआ है बट रिजल्ट्स इन शॉर्टर लाइफ ऑफ द लैम्प, अगर आप ज्यादा वोल्टेज पे उसको चलाएंगे तो उससे आपको रोशनी तो ज्यादा मिल सकती है, लेकिन उससे क्या है, लैम्प की लाइफ, कहने का मतलब क्या है, उसका जो फिलामेंट है, उसका जो एलिमेंट है वो क्या है, चला जाएगा या खराब हो जाएगा या उड़ जाएगा या ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। ऑपरेशन ऑफ द फिलामेंट एट अ वोल्टेज लोअर देन द रेट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ लाइट, और अगर आप उसको ऑपरेट करेंगे लोअर वोल्टेज में, जो उसकी रेटेड वैल्यू है उससे कम वोल्टेज पे उसको चलाएंगे, तो आपको रोशनी भी क्या है, कम मिलेगी। वोल्टेज लोअर देन द रेटेड रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ लाइट, आपको लाइट या रोशनी भी क्या है, कम मिलेगी। ओके, यहाँ उसने एक टंगस्टन लैम्प या बल्ब जो हम पहले इस्तेमाल करते थे उनके बारे में बताया, ये एक फर्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प था। अब हम नेक्स्ट टाइप के लैम्प पे चलते हैं, जैसे दैट इज फ्लोरोसेंट लैम्प्स। फ्लोरोसेंट लैम्प्स, देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसको आप रोजमर्रा की भाषा में आपने देखा होगा, रॉड समझते होंगे आप, ट्यूबलाइट समझते होंगे आप, ये वैसा ही है। ठीक है, यहाँ उसने बताया द मरकरी वेपर फ्लोरोसेंट लैम्प, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे।
द मरकरी वेपर ऑपरेटिंग एट लो टेम्परेचर एमिट रेडिएशंस अबाउट 2500 AU। ये उसने बताया जो मरकरी वेपर्स होते हैं उनसे हमें रेडिएशन क्या है 2500 AU की, 2500 AU की मिलती है। वाइल एट हाई प्रेशर दे एमिट, और जब प्रेशर हम उसके अंदर बढ़ा देते हैं तो हमें रेडिएशंस वो देते हैं हमें 3650 AU। सिंस बोथ द एमिशंस आर इन अल्ट्रावायलेट रीजन्स, वो कह रहा है कि दोनों एमिशंस क्या है आप रेंज से समझ सकते हैं। वो ये उसने बताया है आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट, ये रेंज है, ये वो बता रहा है स्पेक्ट्रम की रेंज है जो उसने बताया है। वो कह रहा है कि ये 2500 और 6350 जो हैं वो ये बता रहा है कि ये दोनों क्या है किस अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में आते हैं। सिंस बोथ द एमिशंस आर इन द अल्ट्रावायलेट रीजन आर ऑफ नो यूज एज अ सोर्स ऑफ लाइट। अब ये अल्ट्रावायलेट लाइट है इसलिए आप इसको सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाउएवर दीज रेडिएशंस कैन बी यूज्ड टू एक्साइट सर्टेन मटेरियल, लेकिन हम इन रेडिएशंस का, इन विकर्णों का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी दूसरे मटेरियल को उत्तेजित करने में या एक्साइट करने में, जिससे क्या है उससे मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और हमें क्या है रोशनी देंगे या हमें क्या इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। यही इसका प्रिंसिपल भी है। व्हेन द एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज मटेरियल्स रिटर्न टू नॉर्मल, जब हम इसमें से उत्तेजित जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है नॉर्मल कंडीशन पे लौटते हैं, दे एमिट अ रेडिएशन, उनसे हमें विकर्ण या रेडिएशन मिलती है एट अ फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फ्रॉम दैट विच कॉज द एक्साइटेशन, और उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है उस फ्रीक्वेंसी से जिस फ्रीक्वेंसी पे वो एक्साइट हुए थे या जिस फ्रीक्वेंसी से वो स्टार्ट हुए थे या मॉलिक्यूल्स निकलना स्टार्ट हुए थे उस मटेरियल से, उससे उनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि अब वो अल्ट्रावायलेट लाइट नहीं रहती, अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर नहीं रहते। एंड दस द रेडिएशन एमिटेड बाय द मटेरियल, इससे जो रेडिएशन हमें मिलती है उस मटेरियल से मे बी विद इन द विजिबल जोन, वो जो रेडिएशन है वो क्या है देखी जा सकती है उस विजिबल जोन के अंदर होती है। सो दैट द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर कन्वर्टेड टू लाइट, और इस तरीके से इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को क्या है हम लाइट में या लाइट एनर्जी में क्या है बदल लेते हैं या बदल सकते हैं। Materials which possesses this property are called fluorescent materials, इसीलिए लैम्प का नाम फ्लोरोसेंट लैम्प है, क्योंकि जिन मटेरियल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि उनके अंदर मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं और फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है उस लाइट की जिससे वो एक्साइट हुए थे, इस प्रॉपर्टी को फ्लोरोसेंट प्रॉपर्टी कहा जाता है या हम कहते हैं। नीचे देखिए फिगर दिखाया भी गया है आपको, अभी आपको समझाऊंगा ये फिगर। चलिए मैं ये बात ये नीचे रख के आपको फिगर से समझाता हूँ। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, ये एक मरकरी वेपर लैंप आपको दिखाया गया है, मरकरी वेपर लैंप आपको यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन समझाता हूँ। द फ्लोरोसेंट लैम्प इज इन द फॉर्म ऑफ ए ट्यूब 3 to 5 सेंटीमीटर। ये जो फ्लोरोसेंट लैंप होता है ये 3 से 5 सेंटीमीटर की ट्यूब के अंदर होता है इन डायमीटर, जो कि 3 से 5 सेंटीमीटर की डायमीटर में होती है। एंड 0.5 to 1.5 मीटर लॉन्ग, जो कि आधे मीटर से 1.5 मीटर लंबाई में हो सकती है। मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही, ये ट्यूबलाइट की तरह जैसी आपको दिखाई दे सकती है। विद एन इलेक्ट्रोड, इसमें क्या है वो कह रहा है कि इलेक्ट्रोड होते हैं दोनों सिरों पे, विद एन इलेक्ट्रोड एट ईच एंड। अब इसका कंस्ट्रक्शन समझिए, देखिए ये एक इलेक्ट्रोड यहाँ है और दूसरा इलेक्ट्रोड इसका यहाँ है, तो लिखा हुआ है अपर मेन इलेक्ट्रोड, लोअर मेन इलेक्ट्रोड, यही उसने बताया। विद इलेक्ट्रोड एट ईच एंड विच आर इन फॉर्म ऑफ कॉइल्ड फिलामेंट, जो कि क्या है कॉइल्ड होते हैं, लिपटे हुए होते हैं, फिलामेंट्स के तौर पे कॉइल्ड फिलामेंट्स होते हैं। विद एन इलेक्ट्रॉन एमिटिंग मटेरियल, और इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन एमिटिंग मटेरियल होता है जिनसे इलेक्ट्रॉन क्या है निकलेंगे, मैंने आपको बताया था। द इनसाइड ऑफ द ट्यूब इज कोटेड विद फ्लोरोसेंट पाउडर, इस ट्यूब के अंदर, इस ट्यूब के अंदर फ्लोरोसेंट पाउडर की कोटिंग की जाती है, is coated with fluorescent powder, and as the operating temperature of the tube is approximately 50 डिग्री सेंटीग्रेड, वो कह रहा है और इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है, ये काम करती है करीब करीब 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। नो आउटर ट्यूब इज रिक्वायर्ड, और इसके लिए कोई बाहरी ट्यूब की जरूरत नहीं है। उसका उसने बताया अ सीरियस चोक, एक चोक लगाते हैं हम फॉर स्टेबलाइजिंग द डिस्चार्ज। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चोक लगी हुई है, आप देख रहे होंगे एक चोक लगा हुआ है जो कि क्या है स्टेबलाइज करता है इस डिस्चार्ज को, मतलब स्टेबल करने का काम आता है। ए शंट कैपेसिटर, एक ये देखिए लगा हुआ है,
पैरेलल में एक शंट कैपेसिटर अक्रॉस सप्लाई टर्मिनल्स, ये जो टर्मिनल एसी सप्लाई आ रही है, मेन सप्लाई आ रही है, इसके अक्रॉस पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। अक्रॉस सप्लाई टर्मिनल फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर्स आर यूज्ड विद द ट्यूब। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, अ सीरियस चोक फॉर स्टेबलाइजिंग द डिस्चार्ज शंट कैपेसिटर अक्रॉस सप्लाई टर्मिनल्स फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर, ये लिखा हुआ है। पावर फैक्टर आर यूज्ड विद द ट्यूब, इस ट्यूब के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। एक कैपेसिटर भी इस्तेमाल किया जाता है। द लैगिंग पावर फैक्टर, जो लैगिंग पावर फैक्टर, ये आप जानते होंगे अगर आपने पढ़ा होगा तो, लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर्स होते हैं। तो अगर लैगिंग पावर फैक्टर जो है उसको हम लाते हैं इस ड्यू टू द चोक ओनली, ये क्या है, इस चोक के कारण ही वो क्या है होता है। समटाइम्स अ स्मॉल कैपेसिटर, इसकी तुलना, अब वो कह रहा है कि आगे हम क्या है, कभी कभी हम एक छोटा कैपेसिटर जिसकी वैल्यू रेटिंग 0.05 माइक्रोफेरेड है, इस कनेक्टेड अक्रॉस, एक छोटा कैपेसिटर भी क्या है लगाया जाता है इसके अक्रॉस, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया था। To suppress radio interference as a tube draws non-sinusoidal current from the supply on account of characteristic of the discharge। उसने बताया कि ये कैपेसिटर इसलिए लगाया जाता है कि अगर जो वो ट्यूब है या वो जो लाइट है वो क्या है, नॉन साइनसोइडल करंट को ड्रॉ नहीं करे। देखिए लिखा है यहाँ पे, ट्यूब इज शोन इन फिगर टू सप्रेस रेडियो इंटरफेरेंस, ताकि रेडियो इंटरफेरेंस को कम किया जा सके। और ट्यूब क्या है, नॉन साइनसोइडल करंट को क्या है, सप्लाई ऑन द अकाउंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिस्चार्ज। अब आगे वो बताएगा, वर्किंग बताएगा आपको उसकी। when the supply is switched on, जैसे ही आप सप्लाई को ऑन करेंगे, when the supply is switched on, the starter provides a path through the electrodes। ये जो स्टार्टर है ये क्या है, आपको इस इलेक्ट्रॉन, इस ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इनसे इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे और क्या इससे आपको पाथ मिलेगा। पाथ मिलेगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे ही वो अपर से लोअर इलेक्ट्रॉन के बीच पहुंचेंगे तो क्या है, एक पाथ स्टैब्लिश हो जाएगा। एंड द चोक टू प्रोवाइड प्री हीटिंग, और स्टार्टर क्या है, वो पाथ देता है हमें और चोक को गर्म होने से क्या है रोकता है। द स्टार्टर स्विच, जो स्टार्टर स्विच है वो क्या करता है, देन ओपन्स ऑटोमेटिकली, देयर बाय द करंट इज इंटरप्टेड। वो क्या है, स्टार्टर स्विच अपने आप खुल जाता है और करंट क्या है रुकता है या इंटरप्ट होता है। सिंस द हीटिंग करंट रिड्यूसेस टू जीरो वैल्यू इंस्टेंटेनियसली, अब क्योंकि ये कॉइल वाला जो कॉइल का हीटिंग करंट है वो क्या है एकदम कम होता है और क्या जीरो पे आ जाता है। द चोक सर्किट ऑल्सो, इन द चोक सर्किट ऑल्सो द चोक फील्ड कोलैप्सेस, ये जो चोक है उसकी फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड वहां बनी थी वो भी क्या है खत्म हो जाती है। विच रिलीज स्टोर्ड एनर्जी, जिससे एनर्जी क्या है निकलती है। एंड दस प्रोड्यूसेस अ हाई वोल्टेज बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, और इस इलेक्ट्रोड के बीच में जो दो इलेक्ट्रोड आपको दिखाए थे उसके बीच में क्या है एक हाई वोल्टेज हमें मिलता है। एंड कॉजेज द प्री आयोनाइज्ड ट्यूब टू स्ट्राइक, और ये जो प्री आयोनाइज मतलब ये जो ट्यूब थी, ग्लास वाली ट्यूब थी, वो क्या है आयोनाइज हो जाती है। कॉजेज द प्री आयोनाइज ट्यूब टू स्ट्राइक, जलती है या स्ट्राइक होती है। ठीक है, ये बात उसने बताई। अब वो स्टार्टर स्विचेस के बारे में बताएगा आगे। दो तरीके के स्टार्टर स्विच बताए हैं उसने, ग्लो स्टार्टर स्विच एंड थर्मल स्टार्टर स्विच। ठीक है, ये देखिए वही सर्किट है जो मैं आपको समझा रहा था अभी। ये देखिए यहाँ पे इसने बताया है ना, ये रहा थर्मल स्टार्टर, ये इसका हीटर है, और जैसे ही वो क्या है, ये दो उसके पॉइंट हैं, अपर मेन इलेक्ट्रोड और लोअर मेन इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहाँ पे एक वो कंडेंसर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, पावर फैक्टर इम्प्रूविंग कंडेंसर, ये चोक कॉइल है, ये हीटर है जो इसको क्या है थर्मल स्टार्टर को एक्साइट करेगा या एक्टिवेट करेगा। इस तरीके से वो काम करेगा, यहाँ पे वो उसने बताया है। अब नेक्स्ट इसके टॉपिक पे चलते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स इन लाइटिंग सिस्टम। ये जो लाइटिंग सिस्टम्स हैं इसके अंदर एनर्जी कंजर्वेशन किस तरीके से होता है, तो उसने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि लाइटिंग सिस्टम में हम कैसे एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, कैसे एनर्जी को बचा सकते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट फ्लोरोसेंट लैंप्स इन प्लेस ऑफ कन्वेंशनल फ्लोरोसेंट लैंप्स। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा आजकल ऐसा है, हमें क्या करना चाहिए। वो कह रहा है
कि हमें उन पुराने बल्ब या पुराने लैंप्स की तुलना में हमें एनर्जी एफिशिएंट फ्लोरोसेंट लैंप्स का यूज करना चाहिए। ठीक है, उनको बदलना चाहिए या उनको रिप्लेस करना चाहिए कैसे, CFL से, ऐसे ही तो है। एनर्जी एफिशिएंट लैंप्स आर बेस्ड ऑन हाईली सोफिस्टिकेटेड ट्राई फॉस्फोरस फ्लोरोसेंट पाउडर। वो कह रहा है जो एनर्जी एफिशिएंट लैंप्स होते हैं वो क्या है, जटिल ट्राई फॉस्फोरस फ्लोरोसेंट पाउडर से टेक्नोलॉजी से मिलके बने होते हैं। दे ऑफर एक्सेलेंट कलर रेंडिंग प्रॉपर्टीज इन एडिशन टू वेरी हाई ल्यूमिनस एफिकेसी। वो कह रहा है उनमें अलग अलग कलर्स की सुविधा भी है और क्या है, हाई ल्यूमिनस एफिकेसी है, इसलिए उनकी रोशनी भी क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू देयर अदर काउंटर पार्ट्स। और वो क्या है, एनर्जी एफिशिएंट भी होते हैं, मतलब क्या है, विद्युत का भी वो क्या है, कम इस्तेमाल करते हैं। तो ये उसने बताया, देखिए, इंस्टॉलेशन ऑफ CFLs कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स इन प्लेस ऑफ इनकैंडिसेंट लैंप। मैंने आपको भी पढ़ाया था इससे पहले इसी लेक्चर में। इनकैंडिसेंट लैंप्स मतलब वो टंगस्टन लैंप जो है, वो जो बल्ब्स हैं जो हम पहले इस्तेमाल करते थे, जिनके ऊपर कांच वाली कोटिंग आपने देखी होगी, वो कह रहा है उनकी जगह हमें CFLs का उपयोग करना चाहिए या उनको इंस्टॉल करना चाहिए। तो ये उसने बताया, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स आर हाईली कंसिडर्ड बेस्ट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ लोअर वॉटेज इनकैंडेसेंट लैंप। कह रहा है CFLs क्या है, ज्यादा बेहतर माने जाते हैं, ज्यादा बेहतर रिप्लेसमेंट हैं उन बल्ब्स या उन टंगस्टन फिलामेंट लैंप्स की तुलना में। दीज लैम्प्स हैव, मतलब CFLs के बारे में बता रहा है, एफिकेसी रेंजिंग फ्रॉम 55 टू 65 ल्यूमेंस पर वॉट। इनकी एफिकेसी 55 से 65 ल्यूमेंस होती है 1 वॉट के लिए। लैंप लाइफ, जबकि और उनकी लाइफ भी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 10,000 आवर्स, विच इज, जो कि 10 गुना ज्यादा है, विच इज 10 टाइम्स लॉन्गर देन दैट ऑफ द नॉर्मल इनकैंडिसेंट लैंप। जो पुराने बल्ब होते थे उनकी तुलना में उनकी रोशनी, CFL की रोशनी क्या है, उसकी लाइफ 10 गुना ज्यादा है और उसकी रोशनी भी क्या है, अच्छी है, 55 टू 65 पर वॉट है। CFLs, आगे वो बता रहा है, CFLs आर हाईली सूटेबल फॉर प्लेसेस। वो क्या है, वो बहुत उपयुक्त हैं, बहुत अच्छे हैं, यूज करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कहाँ पे, जैसे कि लिविंग रूम्स, घर के रिहायशी इलाकों में या घरों में, होटल्स में, होटल या लॉन्जेस में, बार, रेस्टोरेंट, पाथवेज, रास्तों पे, रेस्टोरेंट्स में, बिल्डिंग एंट्रेंसेस में, कॉरिडोर्स में, इन सब में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इंस्टॉलेशन ऑफ मेटल हैलाइड लैंप्स इन प्लेस ऑफ मरकरी सोडियम वेपर लैंप्स। आपने सड़क के किनारे देखा होगा पहले सोडियम लैंप्स या मरकरी लैंप्स लगे होते थे। वो कह रहा है उसकी जगह हमें मेटल हैलाइड लैंप्स का यूज करना चाहिए, इससे भी हम एनर्जी को क्या है, कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ये उसने बताया, मेटल हैलाइड लैंप्स प्रोवाइड हायर कलर रेंडरिंग इंडेक्स कंपेयर टू द दीज लैंप्स ऑफर व्हाइट लाइट। वो कह रहा है मेटल हैलाइड लैंप्स के अंदर व्हाइट लाइट हमें मिलती है, प्राप्त होती है, इनका हायर इल्यूमिनेशन लेवल होता है, इन लैंप्स का हायर इल्यूमिनेशन लेवल होता है। ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं असेंबली लाइंस में, इंस्पेक्शन एरियाज में, पेंटिंग शॉप्स में, जहाँ पे क्या इंडस्ट्रियल यूज भी है, उसने बताया इनका इस तरीके के लैंप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जहाँ पे हमें कलर का उपयोग, कलर रेंडरिंग, जहाँ पे हमें रंगों में भिन्नता करनी है, वहां पे इस तरीके की जगहों पे क्या है, हमें मेटल हैलाइड लैंप्स का यूज करना चाहिए, ये उसने बताया। थर्ड पॉइंट वो बता रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए उसने बताया, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप्स फॉर एप्लीकेशन वेयर कलर रेंडरिंग इज नॉट क्रिटिकल। जहां पे आपको रंगों में भिन्नता करने की इतनी जरूरत नहीं है, वहां पे आप हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी एफिकेसी ज्यादा होती है हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप्स की, और क्या है, कलर रेंडरिंग इनकी क्या है, कम होती है। जैसे कि ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इनका उपयोग हो सकता है, इनके उपयोग के क्षेत्र हैं स्ट्रीट लाइटिंग, सड़क में होने की जाने वाली विद्युत व्यवस्था में, स्ट्रीट लाइटिंग में, सड़कों पे, यार्ड लाइटिंग या बैक यार्ड में, या घरों के पीछे, या पार्क में आप क्या है, इस तरीके की लाइटिंग का यूज कर सकते हैं। आगे उसने बताया, इंस्टॉलेशन ऑफ एलईडी पैनल इंडिकेटर लैंप्स इन प्लेस ऑफ फिलामेंट लैंप्स। वो कह रहा है हमें इस्तेमाल करना चाहिए एलईडी लैंप्स का फिलामेंट लैंप्स की तुलना में, मतलब फिलामेंट बल्ब या फिलामेंट लैंप्स की तुलना में हमें एलईडी बल्ब्स का या लैंप्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ये उसने बताया। पैनल इंडिकेटर लैंप्स आर यूज्ड वाइडली इन इंडस्ट्रीज फॉर मॉनिटरिंग फॉल्ट इंडिकेशन, सिग्नलिंग एक्सेट्रा। वो कह रहा है
ये जो पैनल इंडिकेशन होता है, ये इस तरीके के जो लैंप्स होते हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं फॉल्ट, अगर वहां पे कहीं कोई परेशानी आ गई है तो उस फॉल्ट को ढूंढने में, सिग्नल्स देने में। आप देखते हैं अलग अलग जगह पे इस तरीके के पैनल इंडिकेटर लैंप्स का यूज किया जाता है। कन्वेंशनली पुराने समय में इसके लिए फिलामेंट लैंप्स का यूज किया जाता था, जिनकी डिसएडवांटेज होती थी, जो कि क्या है, हानियां होती थी। उनके अंदर हाई एनर्जी कंजम्पशन था, क्योंकि वो 15 वॉट्स एक लैंप लेता था, मतलब एक लैंप का कंजम्पशन 15 वॉट्स था। वो लैंप्स जल्दी जल्दी खराब हो जाते थे इस तरीके के जो थे, तो फेलियर ऑफ लैंप्स इज हाई। वेरी सेंसिटिव टू वोल्टेज फ्लक्चुएशंस, इस तरीके के जो पुराने लैंप सिस्टम थे वो क्या है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन को रेजिस्ट नहीं कर पाते थे। तो इसलिए उसने कहा कि हमें इन लैंप्स को एलईडी से क्या है, रिप्लेस करना चाहिए। ये लिखा है द कन्वेंशनल फिलामेंट लैंप्स शुड बी रिप्लेस्ड विद लाइट एमिटिंग डायोड्स, एलईडी से रिप्लेस करना चाहिए, ये उसने बताया। और क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि एलईडी के कुछ मेरिट्स हैं, कुछ लाभ हैं, जैसे कि क्या, एलईडी consume less power consumption because LED consumes less than 1 watt per lamp। देख रहे हैं आप, एलईडी 1 watt पर लैंप इस्तेमाल कर रही है, जबकि पुराने वाले जो सिस्टम था पैनल इंडिकेटर लैंप्स वाला, वो 15 वॉट पर लैंप इस्तेमाल करता था। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक would be DG system, which we would discuss in the next class. That's all for now.